साथियों नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है भारत का भौगोलिक परिचय कि भारत कहाँ कहाँ तक फैला है, किन अक्षांशों के मध्य भारत स्थित है, किन देशांतरों के मध्य स्थित है, भारत का नामकरण कैसे हुआ, कहाँ कहाँ भारत की सीमाएं लगती हैं, कौन कौन भारत के पड़ोसी देश हैं, या भारत में भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, भारत किस क्रम में है विश्व दुनिया के देशों में, क्षेत्रफल में भारत की स्थिति क्या है, या अन्य चीजों में भारत किस हिसाब से है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन है और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। साथियों पिछली क्लास में हमने भारतीय भूगोल के अंतर्गत इन सभी पहलुओं पर चर्चा की है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी को, भारतीय भूगोल को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इसमें आज में हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक परिचय। तो भारत के भौगोलिक परिचय की बात की जाए तो भारत का भौगोलिक परिचय मुख्य रूप से 5 प्रकार से किया जा सकता है। भारत के उत्तर में हिमालय है और हिमालय को भी हम 4 भागों में रखते हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जो सबसे नवीन हिमालय है। तो इस हिसाब से हम हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और इसके दूसरा जो पार्ट आता है इसमें उत्तर का विशाल मैदान, जो कि पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। तीसरा इसमें दक्षिण के पठार को हम पढ़ते हैं और चौथा इसमें हम पढ़ते हैं समुद्र तटीय मैदान और 5वां जो रेगिस्तान है। तो इस प्रकार से भारत का भौगोलिक परिचय हम समझते हैं। साथियों भारत में जिस हिसाब से भौगोलिक विषमताएं हैं उसी प्रकार से सांस्कृतिक विषमताएं भी देखने को मिलती हैं। भारत में एक ओर जहां जम्मू कश्मीर है तो दूसरी ओर तमिलनाडु है, एक ओर गुजरात है तो दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय, बोली भाषा, रहन सहन अलग अलग प्रकार से वाला देश है। तो ये हम सब भारत के भौगोलिक स्वरूप में भी देखते हैं। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं साथियों। आज हम भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ेंगे। भौगोलिक स्वरूप कैसा है भारत का। तो साथियों ये आप देख रहे हैं भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के अंतर्गत आप देख रहे होंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत के भौगोलिक स्वरूप में मैंने आपको बताया था, इधर पूरा हिमालयी क्षेत्र है, इधर सारा ये हिमालय है। और हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम हिमालय को हम 4 भागों में रखते हैं, जिसमें आपका ट्रांस हिमालय ये वाला हो गया, ट्रांस हिमालय इधर, इसके बाद बृहद हिमालय और इसके बाद हो गया लघु हिमालय और फिर आता है शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो बृहद हिमालय के जो पीछे का भाग है उसे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। इसके अतिरिक्त बृहद हिमालय का जो फैलाव है उसके अंतर्गत देखते हैं हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, कंचनजंगा हो गया। अनेक ऐसी पर्वत चोटियां हैं जो बृहद हिमालय की हैं और सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। उत्तराखंड में भी ऐसी बृहद हिमालय की बहुत सारी चोटियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम आते हैं मध्य हिमालय, तो या लघु हिमालय पे। लघु हिमालय के अंतर्गत कश्मीर के अंतर्गत हम देखते हैं और हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की साइड हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चारागाह का स्वर्ग इसके अंतर्गत आता है, जिसमें बुग्याल आते हैं। उत्तराखंड में इनको बुग्याल या बुग्याल कहते हैं या पयार कहते हैं। कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं। तो अलग अलग प्लेसों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसी में जो हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने हिमालय के डिस्ट्रीब्यूशन को समझा कि हिमालय को
चार भागों में बांटा गया है। और सबसे नवीनतम भाग जो होता है, सबसे आगे का जो भाग है भारत की ओर से अगर माना जाए, तो ये शिवालिक हिमालय है, जो कि नदियों द्वारा विभिन्न प्रकार के सेडिमेंट्स जमाव से इसका निर्माण होता रहता है। अभी भी इसका मतलब निर्माण हो रहा है, जो कटान होता है, जो अपर्दन होता है, उसके फलस्वरूप। तो ये हिमालय के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने समझा। इसके अंतर्गत जो नवीन शिवालिक हिमालय, शिवालिक की जो इसके अंतर्गत दून घाटियां, पाटली दून, कोटली दून, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे नगर इसमें देखने को मिलते हैं। इस हिमालय का भी हम अलग तरीके से अध्ययन करते हैं, हिमालय का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हिमालय को कैसे नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, नदियों के आधार पर आप देख रहे होंगे, ये हो गया सिंधु नदी, और सिंधु नदी से सतलज नदी तक का जो एरिया है, इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं या कश्मीर हिमालय। इसकी टोटल जो दूरी है 560 किलोमीटर है। इसके बाद ये जो फैला है सिंधु और सतलज नदी तक। सतलज से काली नदी के बीच वाला जो हिमालय है, सबसे छोटा हिमालय अगर देखा जाए तो कुमाऊं हिमालय है, 320 किलोमीटर इसकी पूरी दूरी है, 320 किलोमीटर। इसके बाद काली से तीस्ता तक का जो हिमालय है, इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। सबसे बड़ा हिमालय और लंबा हिमालय अगर ये माना जाए, ऊंचा और लंबा यहीं पर है। यही इसी के अंतर्गत बहुत सारी विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। काली हो गया और तीस्ता के बीच ये नेपाल हिमालय है, 800 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। फिर तीस्ता से अरुणाचल प्रदेश के दिहांग तक जो हिमालय देखने को मिलता है, वो दूसरे नंबर का लंबा हिमालय है, असम हिमालय, 720 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी है। तो साथियों, हमने हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन समझा। पश्चिम से पूर्व की ओर में देखा जाए तो पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को हमने समझा। और इसमें कौन कौन सी नदियों के बीच कौन कौन सा पार्ट है, ये सारा हमने समझा। इसके बाद हम समझते हैं। साथियों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है, इधर म्यांमार है, म्यांमार, म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार एक देश। म्यांमार से भारत की सीमा लगती है, और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश में जो सीमा बनाने वाला पर्वत है पटकाई बुम, पटकाई बुम म्यांमार से सीमा बनाता है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। दूसरा है नागा, नागा पर्वत नागालैंड में और म्यांमार से सीमा बनाता है। और लेमाटोल पहाड़ियां, लेमाटोल की जो पहाड़ियां हैं मणिपुर में म्यांमार से सीमा बनाती है। और मिजो की पहाड़ियां, मिजोरम में की जो पहाड़ियां म्यांमार से सीमा बनाती है, मिजो पहाड़ी। तो ये हमने यहाँ की सीमाओं की बात की। इसके अतिरिक्त आप देख रहे होंगे साथियों, इसमें जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मालवा का पठार है, और मालवा के पठार से आपकी देखो चंबल और बेतवा नदी निकलती है, और ये जहां से आने वाली यमुना नदी में मिल जाती है। जो यमुना नदी उत्तराखंड से आती है, यमुना में चंबल और बेतवा नदी अपना जल विसर्जित करती हैं और उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं। ये मालवा के पठार से निकलती है। नेक्स्ट इसमें बात की जाए तो साथियों, आप देख रहे होंगे, ये मैकाल पर्वत श्रेणी है। मैकाल जो मैकाल का पठार है, इसके अंतर्गत, मैकाल के पठार के अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटी है, उसको अमरकंटक बोला जाता है। 1036 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर ये अमरकंटक आप देख रहे होंगे। इसके बाद ये विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल, और ये आप देख रहे होंगे जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आप देख रहे हो, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, धूपगढ़ी, धूपगढ़ी सतपुड़ा पर्वत शिखर के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है। 1350 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। और इसके बीच से नर्मदा नदी बहती है, जो एक भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त साथियों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये रेल लाइन है। तो ये जो रेल लाइन है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये रेल लाइन, इसको थाल घाट, इस पर एक रेल मार्ग है थाल घाट। इस थाल घाट जो है मुंबई, नागपुर और कोलकाता के बीच, ये थाल घाट है, ये मार्ग। दूसरा आप देख रहे हो भोर घाट, ये भोर घाट जो है मुंबई, पुणे, बेलगाम और चेन्नई को जाता है, ये भोर घाट।
ये दर्रा भोल घाट है, ये मार्ग नीचे को जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर साउथ में देख रहे होंगे आप, दक्षिण में पाल घाट, त्रिचूर, कालीकट और कोयम्बटूर के लिए ये मार्ग जाता है, जो रेल मार्ग है। इसके अतिरिक्त नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी टोटल हाइट है 2637 मीटर। इसके अतिरिक्त अन्नामलाई, जो सबसे दक्षिण की भारतीय जो अन्नामलाई की पहाड़ियां, उनमें सबसे ऊंची चोटी अनैमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अनैमुड़ी, नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियां यहां पर मिलती है। तो यहां पर 3 पहाड़ियों का मिलन भी कहा जाता है इसको। इसके अतिरिक्त साथियों आप देख रहे होंगे, ये यहां पर है दक्कन का पठार, जो महाराष्ट्र में है, और दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा गया है। ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ दक्कन के पठार के अंतर्गत कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जिसमें कालसोबाई 1664 मीटर है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। महाबलेश्वर 1438 मीटर है, जो भी महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। कुद्रेमुख 1892 मीटर है, ये भी महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम भी होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कुछ दर्रों को समझेंगे। जो ये वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोर्ट, मतलब पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के अंतर्गत हमें कुछ दर्रे देखने को मिलते हैं। और पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है सह्याद्री भी कहते हैं इसको, सह्याद्री। पश्चिमी घाट में हम कुछ दर्रे देखेंगे, जो जैसे थालघाट दर्रा हो गया, नासिक और मुंबई के बीच है ये थालघाट दर्रा। फिर भोरघाट दर्रा, मुंबई और पुणे के बीच आप देखे होंगे। यहाँ पर पश्चिमी घाट की ऊंची जो सबसे ऊंची चोटी है झिंडागड़ा है, झिंडागड़ा है, जो 1690 मीटर है। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद तीसरा जो दर्रा आता है पालघाट दर्रा, कोयम्बटूर प्लस कोचीन के मध्य ये पालघाट दर्रा स्थित है। इसके बाद आता है सैनकोटा का दर्रा, तिरुवनंतपुरम और मदुरई के मध्य ये सैनकोटा का दर्रा है। इसके अतिरिक्त साथियों आप आगे इसमें देखोगे, इसमें जो महत्वपूर्ण है प्रमुख जल अंतराल, यहां से भी परीक्षा में आपके प्रश्न आता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। जो 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, तो मालदीव इधर है और मिनिकॉय इधर है, मिनिकॉय साइड हो गया, मालदीव इनके बीच, तो ये 8 डिग्री चैनल है। फिर 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवारती के मध्य है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और कवारती के मध्य है। इसी के अतिरिक्त 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य ये स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड चैनल निकोबार और सुमात्रा के मध्य स्थित है। ग्रैंड चैनल जो दक्षिण निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार, और जो सुमात्रा हो गया, इंडोनेशिया का सुमात्रा हो गया, इसके मध्य स्थित है। इसके अतिरिक्त डुंकन पास अंडमान और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डुंकन पास स्थित है। इसके अतिरिक्त कोको स्टेट बोलते हैं, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य स्थित है। उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य पाक स्टेट, पाक की खाड़ी, जो तमिलनाडु और श्रीलंका, ये पाक की खाड़ी यहाँ पर है। और मन्नार की खाड़ी भी इधर ही है। तो मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ये हमने इसके अंतर्गत समझा। इसके अतिरिक्त इसमें नेक्स्ट चीज जो देखते हैं साथियों, सैंडल पीक, उत्तरी अंडमान और उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार की प्रमुख चोटी है। डियोवाली मध्य अंडमान की सबसे प्रमुख चोटी है। और कायोबा हैरियट दक्षिण अंडमान की प्रमुख चोटियां हैं। लेकिन साथियों इनमें सबसे जो ऊंची चोटी है सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके अतिरिक्त भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में अगर हम जानें तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है जो विशेष तथ्यों। भारत का जो भौगोलिक विभाजन की बात की जाए तो 10% भाग उच्च पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं भारत में, 18% भाग पर पहाड़ियां और 43% भाग पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य से होकर के गुजरता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य से गुजरता है। तो साथियों इसमें नेक्स्ट है
कोंकण तट, कोंकण तट गुजरात और गोवा, जो कोंकण तट है वो गुजरात और गोवा तक का जो क्षेत्र है, गुजरात और गोवा के मध्य, इसको बोलते हैं कोंकण तट, जो ये वाला है कोंकण तट। इसके बाद आता है केनरा तट, कर्नाटक और मंगलुरु के मध्य, केनरा तट जो कर्नाटक और मंगलुरु के मध्य, ये केनरा तट है दूसरा वाला। तीसरा मालाबार तट, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक ये मालाबार तट है, मालाबार तट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पश्चिमी बंदरगाह की बात करें तो पश्चिमी बंदरगाहों के अंतर्गत देखेंगे आप कांडला, जो कि गुजरात में है, पश्चिमी तट का बंदरगाह है कांडला। इसके अतिरिक्त मुंबई, नन्हा सेवा, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत प्रमुख बंदरगाह है। मार्मागांव जो गोवा के अंतर्गत प्रमुख बंदरगाह है, और मंगलुरु, मंगलुरु जो बेंगलोर के अंतर्गत एक प्रमुख बंदरगाह है मंगलुरु। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट यहाँ पर आता है कोची, कोची भी केरल के अंतर्गत एक प्रमुख बंदरगाह है। अब पूर्वी बंदरगाहों की बात करें तो ये पाराद्वीप ओडिशा के अंतर्गत आता है, पाराद्वीप बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह इस यहाँ पर आ जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, और चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर तमिलनाडु की बंदरगाह है। ये पूरब के बंदरगाह है। इससे पहले कि हमने पढ़े पश्चिमी बंदरगाह। तो साथियों, ये ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास है, और इसके अंतर्गत मैंने आपको बेसिक पॉइंटों को समझाया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको अपनी मेहनत को आगे जारी रखना है, अपनी मेहनत को अच्छे ढंग से करना है। जिंदगी की तमाम परेशानियां आएंगी, हर प्रकार की परेशानियों को आपको झेल करके और मजबूती के साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करके आपको सफल होकर दिखाना है, और आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना है। साथियों, दूसरी बात कहना चाहता हूं, यदि आप लोग ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा संस्थान है प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट, अगस्त्यमुनि में भी आप आ सकते हैं। आप अपनी ऑफलाइन तैयारी को भी कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैंने आपको भारत का जो भौगोलिक विभाजन बताया, उसके अंतर्गत आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। लोग मेहनत करें, अच्छे से आगे बढ़े, और आगामी परीक्षाओं के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही।